गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सब? ठीक है। तो बता दिए कैसे हो, तो फिर ये भी बताइए कल क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट टॉपिक। किसको याद है? एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई पढ़ रहे, ठीक है। नॉर्मल सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। कल हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक का वो पार्ट जो सेलर सेल करना चाहता है। पूरा स्टॉक आपका सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था लो नहीं, फैक्टर्स देखे थे। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला था प्राइस, एक था प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, और क्या था? टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। ठीक है, ये सारी चीजें देखी थी। एक दो और होंगे, वो सारे फैक्टर थे जो किसको इम्पेक्ट करते हैं? सप्लाई को। इसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस और सप्लाई में क्या होता है हमेशा? डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस ज्यादा तो कोई भी सेलर सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा, प्राइस कम तो कोई भी सेलर सप्लाई कम करना चाहेगा। तो प्राइस और सप्लाई में होगा हमेशा पॉजिटिव रिलेशन, सब्जेक्ट टू अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और इसको लैटिन फ्रेज में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट टू अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को सेटरिस पेरिबस। इसका मतलब होता है अदर सारे फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट मानना है। फिर हमने पढ़ा था सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या होता है? जब टेबल में हम प्राइस और सप्लाई को शो कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई शेड्यूल। प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। दो टाइप के हो सकते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल मतलब एक फर्म की सप्लाई, और मार्केट मतलब सारे फर्म की सप्लाई। और क्या पढ़ा था? हाँ, एक्सेप्शन चल रहे थे। कल हमने एक एक्सेप्शन शायद लिख लिया था, एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवर्ड, ठीक है। नॉर्मल सप्लाई कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन एक्सेप्शन में क्या नहीं बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। पहला हमने कौन सा देखा था? एग्रीकल्चर लैंड या, हाँ वर्टिकल था, बट एग्रीकल्चर लैंड या रेयर गुड्स। रेयर गुड्स का मतलब क्या होता है? जिन चीजों को ह्यूमन बना नहीं सकता, दे ऑल आर रेयर गुड्स। कोल हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी रेयर गुड्स है। उसको तो हम बना सकते हैं ना, लेकिन हम कोल को नहीं बना सकते। तो इस केस में हमने देखा था यहाँ पे जो सप्लाई कर बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्टिकल, ठीक है। प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाने पर हम उसकी, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाने पर हम उसकी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्वांटिटी में क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। तो इसलिए उसका सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लैंड का सप्लाई कर्व कैसे होगा, तो आपको पता होना चाहिए कैसा होगा? वर्टिकल। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। यहाँ पे प्राइस दिखाते हैं और यहाँ पर क्वांटिटी। प्राइस पी है तब भी क्वांटिटी क्यू है। प्राइस इंक्रीज हो गई P1 तब भी हम लैंड की या रेयर गुड्स की सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, और प्राइस P2 हो जाएगी तब भी हम लैंड की सप्लाई या रेयर गुड्स की सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जो भी चीज कांस्टेंट रहेगी वहां पे हमेशा ऐसे ही बनेगा। डिमांड में हमने एक केस देखा था वैल्यू वाले में, फर्स्ट केस था जहां पर ई की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ई की वैल्यू जीरो जीरो होती है तब कर्व कैसा बनता है? ऐसे ही तो बनता है। तो ये वही वाला तो केस है। तो लैंड की आपसे इलास्टिसिटी पूछते तो इसका मतलब यही हुआ। इसमें परसेंटेज फॉर्मूला लगाओ एक बार। डिमांड में हमने इलास्टिसिटी निकालने का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला क्या लगाया था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेम फॉर्मूला यहाँ लगता है, बस डिमांड की जगह क्या आ जाएगा? सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? जीरो। बट डिमांड में कुछ ना कुछ परसेंट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे x% लिख दिया। जीरो में किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो जीरो, ठीक है। तो ऐसे कर्व की इलास्टिसिटी हमेशा जीरो रहेगी। नेक्स्ट एक्सेप्शन लिखिए, सप्लाई ऑफ लेबर।
लेबर का सप्लाई कर कैसा बनता है ये समझने के लिए आपको ऑब्वियसली बोर्ड पे देखना है, बाकी जो पहले वाले बच्चे हैं प्रीवियस बैच के उनको पता ही होगा। ओ एक्स ओ वाई, ओ वाई पे हम क्या, सॉरी ओ एक्स पे क्या दिखाते हैं, नंबर ऑफ आवर्स। यही बोला था ना आप लोगों ने, क्या बोला था? अभी हम वो नहीं देख रहे, लेबर की बात कर रहे हैं, लेबर की प्राइस क्वांटिटी नहीं देखेंगे अभी, आपको समझना है। यहाँ पे दिखाते हैं नंबर ऑफ आवर्स और यहाँ दिखाते हैं वेजेस। लेबर का जो सप्लाई कर बनता है वो बनता है ऐसे वर्टिकल, सॉरी बैकवर्ड बेंड। क्यों बनता है वो जानना है। पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है, लेबर का सप्लाई कर बनता है बैकवर्ड बेंडिंग, तो एक्सेप्शन हो गया क्योंकि सप्लाई कर तो हमेशा क्या होता है अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन लेबर का सप्लाई कर कैसा बना बैकवर्ड बेंडिंग। इसका रीजन ये होता है इनिशियली कोई भी जो पर्सन काम स्टार्ट करेगा यहाँ से करेगा तो इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। तो जब किसी इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, और कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सामने वाला जितना ऑफर करता है आप उतने पे काम कर लेते हो, इसलिए वेजेस तो कम रहेगी लेकिन आवर्स आपको ज्यादा काम करने पड़ेंगे। और स्टार्टिंग में किसी भी पर्सन का टारगेट क्या होता है कि मुझे काम सीखना है, मुझे स्किल्स अचीव करनी है, इसलिए ये जो लेबर है ये कम वेजेस पे ही कम घंटे काम करने के लिए रेडी हो जाता है, बिकॉज उसके पास अभी स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन जैसे ये काम करते करते यहाँ पर पहुंचा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसने क्या गेन कर लिया, एक्सपीरियंस, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो रहे थे और यहाँ पे वेजेस भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इस पॉइंट पे इसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया। अब ये क्या सोचता है कि मुझे एक्सपीरियंस आ गया तो मैं कम घंटे काम करूंगा, इसलिए पीछे की तरफ आ गया, देखो। लेकिन मुझे वेजेस क्या चाहिए, और ज्यादा चाहिए, इसलिए लेबर का सप्लाई कर कैसा बनता है, बैकवर्ड बेंड, ठीक है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा क्यों बनता है, आपको तो सिर्फ ध्यान रखना है बैकवर्ड बेंडिंग बनता है, बट रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों होता है। बिकॉज स्टार्टिंग में किसी भी पर्सन के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो कम वेजेस पे ज्यादा घंटे काम करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको पता लगेगा, जैसे आप स्विच करते हो दूसरी कंपनी में तो आप देखते हो पहले वाले से ज्यादा ही आपको पैकेज मिले और आपको कंफर्ट वाली जॉब भी चाहिए होती है। ये सब कब होता है, लेकिन एक्सपीरियंस मिलने के बाद। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप। नंबर ऑफ आवर्स, वेजेस, सप्लाई ऑफ लेबर। तो दो ही एक्सेप्शन याद रखने हैं आपको इसके अंदर, एक तो लैंड का वर्टिकल और लेबर का बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब क्या है, ये पीछे की तरफ है बैकवर्ड और बैंड हो रहा है, इसलिए इसको बैकवर्ड बेंडिंग बोलते हैं। और इसका शेप आपको पता ही, आपने लिख लिया होगा। और इसकी ई कितनी होगी, 0। लाइव वाले बच्चों को क्लियर दिख रहा है ना वीडियो, या ब्लर दिख रहा है? ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए। सिंपल से दो, मतलब 4 वर्ड याद रखने हैं एक्सेप्शन में, 4 चीजें। सप्लाई ऑफ लैंड या एग्रीकल्चर लैंड या रेयर गुड, सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लैंड का कर वर्टिकल और सप्लाई ऑफ लेबर का बैकवर्ड बेंडिंग। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चेंज इन सप्लाई। जैसे चेंज इन डिमांड पढ़ा था, चेंज इन डिमांड में हमने 2 केसेस देखे थे, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। डिफरेंस याद है, अविरल बताएंगे, लाइव वाले बच्चे भी बताएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड? आए थे आप उस दिन? प्राइस वाला कौन सा, पहला कि दूसरा?
और दूसरे वाले में गुड। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई या इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई किस वजह से होगा? सिर्फ प्राइस की वजह से। प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपांशन इन सप्लाई। प्राइस कम तो सप्लाई भी कम, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। फर्म ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, तो इंक्रीज इन सप्लाई, और फर्म कम तो सप्लाई कम, तो डिक्रीज इन सप्लाई। तो सेम चीज है, ठीक है, प्राइस की वजह से तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, अदर देन प्राइस की वजह से तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। गुड वैष्णवी, इधर लिखिए एक्सपांशन। आज आपका टेस्ट है ना इकोनॉमिक्स में, पता होगा आपको। और कल आपका स्पोर्ट्स डे भी है, किसी को पता है? मतलब सबको ही पता ही होगा स्पोर्ट्स डे वाला। कौन कौन आ रहा है? पिछली बार भी थे ना आप लोग, और बाकी बच्चे? चलो क्लास के बाद बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन व्हेन चेंज इन सप्लाई। अरे ठीक है, अभी नहीं करनी स्पोर्ट्स डे की बात, ठीक है, अभी नहीं करनी। व्हेन चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस only, other factor will remain constant, other factor will remain constant। प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, दैट इज एक्सपांशन। प्राइस कम तो सप्लाई कम, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। इसके दो नाम और थे, क्या हुआ आर्य? देखो आप दोनों का कोर्स तो हो चुका है पूरा, आप तो कर रहे हो रिवीजन। जो आपके दोस्त है वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, बाकी बच्चों का भी ध्यान से सुनना है सभी। इसके दो नाम और थे, हमने जब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन डिमांड पढ़ा था, क्या थे उसके दो नाम? और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये था। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई दे रखा है, इसका मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है। और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का मतलब भी क्या हो रहा है? इसी की बात हो रही है। बिकॉज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई को हम एक ही सप्लाई कर्व पे दिखा सकते हैं। क्लियर है ये सभी को? तो इसमें बनाइए सप्लाई कर्व। खुद से बना सकते हो या बनाओ जिसको खुद से आता है, बोर्ड पे नहीं देखना है। इस पे डाउनवर्ड स्लोपिंग मत बना देना आप, बोर्ड पे देख लो। चलो, ओ एक्स एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है। अगेन ओ वाई पे क्या दिखाते हैं अपन? प्राइस, और यहाँ क्या दिखाएंगे? क्वांटिटी सप्लाई। अब ये हमें पता है कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। तो सबसे पहले मैंने ओरिजिनल प्राइस पे सप्लाई बनाई, ओरिजिनल प्राइस, और ये ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज। और जब प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगा? इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज। और जस्ट वाइस वर्सा, अगर प्राइस डिक्रीज हो गई ओरिजिनल से, ये ब्लू वाला ओरिजिनल है, तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज। तो जब P थी तो Q क्वांटिटी सप्लाई थी, जब P1 हो गया तो ये Q1 हो गया, और ये जब P2 हो गया तो ये Q2 हो गया। हो गया डायरेक्ट। क्या बात कर रहे थे? इसी की बात कर रहे थे क्या? तो इन तीनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये कौन सा कर्व बन गया? सप्लाई कर्व। अब इस पे तीन पॉइंट बन गए, ये ए पॉइंट ओरिजिनल, ये बी, और ये सी। ए टू बी क्या हुआ है? एक्सपांशन, और ए टू सी क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है सभी को ये? वो जो कौन सा चैप्टर बोला था मैंने?
नए बैच के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ डिमांड बोला था, कंज्यूमर बिहेवियर बोला था, और बस दो ही तो बोले थे, चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। हाँ, ये 3 टॉपिक का टेस्ट है आपको मंडे को। अनाउंसमेंट नहीं आई होगी शायद, आज आ जाएगी आपकी, ठीक है। व्हेन चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली, ए टू बी क्या हुआ है, एक्सपांशन इन सप्लाई, और ए टू सी हुआ है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। This is also known as change in quantity supply and movement along the supply। अपना पहला वाला बैंकिंग वाले चैप्टर का भी वो एनालिसिस बाकी है ना, उसका हुआ नहीं, क्लास में कहाँ करवाया, नहीं पेपर डिस्कस कहाँ किया अपन ने, वो अपन कर लेंगे इस टेस्ट के बाद, साथ में कर लेंगे दोनों। दिस इज ऑल्सो नोन एज ए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ठीक है बेटा। आज आपकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, ठीक है वैष्णवी। लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर और चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इन तीनों टॉपिक का और आज अनाउंसमेंट में भी आ जाएगा। This is also known as a change in quantity supply and movement along the supply curve. नेक्स्ट लिखिए इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। हो गया ये सभी का इधर वाला। When change in supply due to change in अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स आपको पता ही कौन कौन से, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स और प्राइस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ प्राइस यहाँ पे आता है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी इधर आएगा, ठीक है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्सेट्रा। प्राइस ऑफ अदर फैक्टर, एग्जाम्पल फर्म, फर्म मतलब नंबर ऑफ फर्म। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। यहाँ पे प्राइस दिखाएंगे और यहाँ क्वांटिटी। अब सब बोर्ड पे देखिए एक बार, फिर बना लीजिएगा। अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसका मतलब क्या कांस्टेंट है, पक्का प्राइस कांस्टेंट है। अगर मैं वर्टिकल बना दी तो क्या कांस्टेंट होता। आर्यन क्या हो रहा है आपको, नहीं तो आप हंस क्यों रहे हो। मैं स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी ना करूँ, मुझे आती ही नहीं है बिल्कुल भी, वरना मैं पढ़ा नहीं रही होती, मेरा यूट्यूब चैनल होता जाकिर खान की तरह। इसलिए ना आप हंसना नहीं है क्लास में, ठीक है। अगर ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता अपन से,
तो एक ऑप्शन है क्लास से बाहर जाने का, आप बाहर भी जा सकते हो। फिर क्या मुझे भी कभी कभी हंसी आती है आप लोगों को देख के। देखिए हॉरिजॉन्टल बनता है मतलब प्राइस कांस्टेंट है, वर्टिकल बनता है मतलब क्वांटिटी कांस्टेंट है। और सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये कर्व कैसा बनाया अपन ने, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इस ओरिजिनल प्राइस पे यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब पी पे क्यू क्वांटिटी आपकी डिमांड हो रही है। ओरिजिनल प्राइस पर ही आपका सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो गया, इसको कौन सी साइड बोलते हैं, राइट की लेफ्ट, राइट। ठीक है, किसी ने लेफ्ट भी बोला क्या, इसको राइट साइड बोलते हैं, आपके हैंड की राइट साइड है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहले ओरिजिनल क्वांटिटी यहाँ पे थी, अब क्या हो गई, Q1 हो गई, तो इसका मतलब इंक्रीज हुई है। बट प्राइस तो कांस्टेंट है, बावजूद इसके इंक्रीज हो गई, इसका मतलब अदर फैक्टर में चेंज आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अदर फैक्टर दिखाए नहीं, यहाँ पे तो हमने प्राइस दिखाई है। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, बोर्ड पे आपका ध्यान। अविरल, ओरिजिनल सप्लाई कर्व है व्हाइट वाला, अगर इधर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया किधर, कौन सी साइड है ये, लेफ्ट, और अगर लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है, सप्लाई डिक्रीज हुई है, Q से Q2। कांस्टेंट प्राइस पे सप्लाई डिक्रीज हुई है, दैट मीन्स अदर फैक्टर्स में चेंज आया होगा। तो इस वाले अदर फैक्टर में चेंज हो जाने की वजह से पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, तो राइट की ओर शिफ्ट होगा या लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड, सॉरी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ चेंज के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, चेंज इन सप्लाई। यहाँ पे था मूवमेंट अलोंग द मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, यहाँ पे होगा शिफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व। इसको बना लीजिए अब। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। इसमें लिखिए, यहाँ पे तीन है अपने पास, ये S है, ये S1 है और ये S2 है। S2 S1 क्या हुआ है, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। S से S2 हुआ है डिक्रीज इन सप्लाई। This is also known as change in supply। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सप्लाई आएगा और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई आया था, एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। यहाँ पे शिफ्ट आएगा और यहाँ पे मूवमेंट था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
जिसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता है उसको सप्लाई में कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको आती है। डिमांड वाली इलास्टिसिटी सबको आती है। पीयूष, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? फ्लेक्सिबिलिटी और चेंज इन किसमें? हाँ, वहां पे डिमांड में पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या चाहिए? आर्यन पीछे क्यों देख रहे हो? क्या आप पता पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो? अब नहीं बोलूंगी मैं नाम लेके कुछ भी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बार बार बोलना। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन सप्लाई, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इन सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था? चेंज इन डिमांड। तो डिमांड में चेंज किस वजह से होता है? अदर फैक्टर में चेंज हो जाने की वजह से। वैसे ही सप्लाई में भी क्या होता है? अदर फैक्टर में चेंज हो जाने की वजह से चेंज होता है। हमने डिमांड में 3 इलास्टिसिटी पढ़ी थी, कौन कौन सी? प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, प्राइस मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितने परसेंट से चेंज होगा, इनकम में चेंज हो जाने की वजह से डिमांड में कितने परसेंट से चेंज होगा। क्रॉस में पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज हो जाने से सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड में कैसे चेंज होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंज हो जाने से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड में कितने परसेंट से चेंज होगा। ठीक है, सब में परसेंटेज चेंज फॉर्मूला लगता है। इनकम में भी परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्रॉस वाले में क्या लगता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और प्राइस वाले में तो लगता है ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें 4 मेथड पढ़े थे, वहां पे मल्टीपल, मतलब हमने बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, कौन सी? प्राइस। यहाँ पे कोई मेथड नहीं है। वहां पे हमने डिमांड में जो सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज मेथड पढ़ा था, सेम मेथड यहाँ पे पढ़ना है। वहां पे लगाया था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे क्या लग जाएगा? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स चेंज इन सप्लाई ड्यू टू change in price of the commodity। ठीक है, elasticity of supply is equals to percentage change in supply upon percentage change in price। डेल्टा क्यू वाला सेम फॉर्मूला लगेगा, वहां पे बस सप्लाई, वहां पे डिमांड मानते थे, यहाँ पे सप्लाई मानेंगे। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्यू माइनस क्यू वन। Q1 माइनस क्यू भी कर सकते हो, Q माइनस क्यू भी कर सकते हो। Q माइनस क्यू वन मतलब Q मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी, Q1 मतलब न्यू क्वांटिटी। डेल्टा P मीन्स चेंज इन प्राइस। P1 मीन्स ओरिजिनल प्राइस, और P1 मीन्स न्यू प्राइस। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, दो कैलकुलेट करके बतानी है आपको फटाफट। जब किसी गुड्स की प्राइस 50 रुपए थी तो कोई फर्म उसकी 1000 यूनिट सप्लाई करती थी। जैसे ही उसकी प्राइस हो गई इंक्रीज, तो उसने यूनिट सप्लाई करके कर दी 1200।
जब किसी गुड्स की प्राइस थी 100 रुपए तो कोई फर्म उसकी 1000 यूनिट सप्लाई करती थी। जैसे ही उसकी प्राइस इंक्रीज होकर हो गई 150, इसने कर दी 1400। दोनों ही केस में आपको निकालनी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हाँ, यहाँ पे 50 और 60 है, 1000 और 1200, 100 और 150। इसकी 1 आ रही है। अच्छा, और उसकी लाइव वाले बच्चे भी फटाफट करके बताएंगे। हो गया। दोनों सेकंड वाले की कितनी आई? 0.2, 1.2। अच्छा, फर्स्ट वाले की सबकी 1 आ रही, सेकंड वाला बताइए। 1.25। स्वाति आपकी 0.8 आई है, एक बार वापस। हाँ, 0.8 आया एक जवाब मेरे पास। 0.8 आ रहा है। इतने बच्चों ने कैसे गलत कर दिया? 1.25 चेक करो वापस। मैं इसलिए बोलती हूँ कभी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे मत करना एग्जाम में, आपको कॉपी में करना है। और ये फोन में कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कहाँ है आपका? कितना आ रहा है? क्या चेंज आ रही है? पहले 1.25 आई थी। इसलिए आप जब भी करो ना, पहले लिख लेना डेल्टा इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज, फिर कैलकुलेट करना। डायरेक्ट कभी भी कैलकुलेटर पे मत करना, आपको कितना ही कॉन्फिडेंस हो कि मुझे आता है। हाँ वैष्णवी एंड स्वाति, आपका सही है 0.8। पहला वाला करते हैं, पहला सभी का सही है। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। आपका पीछे सभी का हो गया? आपका हो गया? डेल्टा क्यू में कितना लिखेंगे अपन? 1000 से 1200 ही तो 200। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 1000। ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 50। और डेल्टा पे कितना है? 10। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 10 मतलब 1। डेल्टा क्यू कितना है इसके अंदर? 400 है ना, 400 है। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 1000। ओरिजिनल प्राइस है 100 और ये 50। इसको सोल्व करा तो कितना आया? 1.5 मतलब कितना आया था आप लोगों का? 1 पॉइंट, इससे पहले जो आया था कैसा आया था? क्या किया था आपने? इसको उल्टा कर दिया था क्या? 50 डिवाइड बाय 100 करा था तब आया होगा। अरे मैं जानना चाहती हूँ कि गलती कहाँ हुई थी, इसलिए बोलती हूँ क्या करना है। एग्जाम में रफ पेज मिलता है, वहां पे लिखना है फॉर्मूला, उसमें वैल्यूज लिखनी है, फिर सोल्व करना। ठीक है, चलो। तो हमारा इलास्टिसिटी में यहाँ पे एक ही मेथड है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। वैल्यू वापस सेम चीज, डिमांड वाली वैल्यू यहाँ पे काम आएगी। कितनी वैल्यूज थी टोटल पीछे से? आपका नाम बताइए एक बार। हाँ, पुलकित कितनी वैल्यूज थी डिमांड में? कौन कौन सी? नंबर्स, नंबर्स में बताइए। ई की वैल्यू। हम्म, बोल दी पांचों? सही बोल दी ना? हाँ, e इज इक्वल टू 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1 और इन्फिनिटी। ठीक है, e इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। सेम यहाँ पे प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा। जब भी सप्लाई में चेंज नहीं होगा तो कर्व कैसा बनेगा? वर्टिकल। ठीक है, इज लेस देन 1 का मतलब होता है परसेंटेज, वहां क्या बता रही हूँ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज लेस देन 1 का मतलब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें कर्व स्टीपर बनता है, फ्लैटर स्टीपर बनता है। ठीक है,
ये लिखवाया था क्या हमने, स्टिपर और फ्लैटर वाला, ठीक है। इन इलास्टिक में हमेशा क्या बनेगा, स्टिपर बनेगा। इज इक्वल टू 1 में क्या होता है, दोनों में इक्वल चेंज होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। सेम यहाँ पे होगा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मोर देन 1 में वहाँ पे था परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ पे होगा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे कर बनेगा इज मोर देन 1 वाला, जो कि होता है फ्लैटर, ठीक है। इसके बाद बचा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वहां पे था प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, यहाँ पे क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट है फिर भी सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो ये आपका होमवर्क है, क्या पांचों वैल्यूज लिख के लाओगे, जैसा अपन ने डिमांड में चार्ट बनाया था वैसा सप्लाई में चार्ट बनाना है, कर्व भी बनाना है। कर्व कैसे बनेंगे, वहां पे बस डाउनवर्ड स्लोपिंग था, जैसे मैं एक बना के बता रही हूँ आपको, लेस देन 1 वाला, और चेक करूंगी मैं सबका। यहाँ पे प्राइस दिखाते हैं, यहाँ पे सप्लाई दिखाएंगे। इज लेस देन 1 में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल सप्लाई है। प्राइस में समझ लीजिए 10% से चेंज हुआ तो सप्लाई 8% से ही चेंज हुई है। ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, 10% से, और ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, 8 या 5% से। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। बस ध्यान ये रखना है, ऐसा नहीं वो डिमांड वाले डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दो सेम, ठीक है। इसमें सारे कर्व कैसे बनेंगे, अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको करके लाना है। फिर हम नेक्स्ट, अभी आप बाहर वेट करिए, दूसरी क्लास चल रही है, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और अपना सिर्फ एक टॉपिक बचा है इसके अंदर भी, और डिमांड वाले 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे, तो मंडे को अपन ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, और मंडे को ही आपका टेस्ट होगा, तो सबको तैयारी करके आनी है। ओके, हैव ए ग्रेट डे, कल मिलते हैं। लाइव वाले बच्चों के लिए भी होमवर्क है, वो करके लाना है इसको कंप्लीट।